वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट जियोग्राफी, उसका ही पहला चैप्टर यूनिवर्स वो लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पर। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर इसके बाद धीरे धीरे जितने भी टॉपिक होंगे, तारे का कैसे जन्म होता है, लाइफ ऑफ स्टार, सारे प्लेनेट हमारे कितने ग्रह हैं, इन सारे पर धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम चर्चा करेंगे, वीडियो वाइज। लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा स्टार्टिंग में सिर्फ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसको ही हम समझेंगे और अपनी मंदाकिनी को देखेंगे। ये हमारे फिगर एक आपके लिए बना रखा है रफली टाइप में मंदाकिनी का। ये हमारी गैलेक्सी है। पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूँ मंदाकिनी क्या है, पहले यही समझ लो। तो मंदाकिनी कुछ नहीं है, जस्ट ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार मतलब बहुत सारे तारे के समूह को कहा जाता है मंदाकिनी, या हिंदी बोलते हैं आकाशगंगा। ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है। मंदाकिनी, इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। जो मैंने इसका आपके सामने फिगर बना रखा है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम समझते हैं, उससे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले बहुत लंबे समय तक अवधारणा रही, एक मिस्र के एक खगोलवेत्ता थे मिस्र के, इनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी, इन्होंने एक अवधारणा दी थी, जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा 140 ईसी के आसपास, 140 एडी के आसपास इन्होंने बोला कि जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। इनके अनुसार इनका कहना था कि सेंटर में पृथ्वी है, ब्रह्मांड के सेंटर में पृथ्वी है और उसके चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। लंबे समय तक ये परंपरा बनी रही, बहुत लंबे समय तक चलती रही ये थ्योरी। लेकिन बाद में आके पोलैंड का एक और था खगोलवेत्ता, उसका नाम था, पोलैंड का था, उसका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस, इसने एक नई थ्योरी दी, उसका नाम पड़ा हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, इसके अनुसार इन्होंने पहली बार बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में है सूर्य, यानी कहने का मतलब केंद्र में है सूर्य और सारे ग्रह क्या करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तब से लेकर यही धारणा अब तक प्रूव भी हो चुकी है वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है। इसको तो वैज्ञानिक आधार मिल चुका है। हालांकि ये थ्योरी पूर्ण रूप से गलत हो गई, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ये चर्चा रही, लोगों में इसको मान्यता भी मिली। लेकिन अब वैज्ञानिक आधार इस थ्योरी को मिला है, कोपरनिकस को। तो वैसे भी अब हम लोग जानते हैं कि केंद्र में सूर्य और चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहे हैं सारे के सारे जितने ग्रह। दूसरा, हमारे ब्रह्मांड जब शब्द आता है तो दिमाग में आता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड मतलब है ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा अंडा, उसी में सारे ग्रह, सारे आपके उपग्रह, सारे आपके तारे, ये सारे निरंतर इसमें एक तरह से विचरण करते हैं, एक तरह से। दूसरा मैं कहूँ, ब्रह्मांड के बाद इसके अंदर आई आकाशगंगा। हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, 100 अरब, लगभग 100 अरब। जो हमारी तो मंदाकिनी है, ऐसी ही लगभग 100 अरब और हैं, और उनके अंदर भी हर एक आकाशगंगा, हर एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे हैं। तो कहने का मतलब ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आइए इन थ्योरी, ये शुरू में थ्योरी आई, फिर और थ्योरी आई, उनको समझते हैं। एक थ्योरी आई स्टडी स्टेट की, स्टडी स्टेट 1950 में। इसको आधार दिया हरमन बॉडी और थॉमस गोल्ड, दो लोगों ने। आप याद रखेंगे, हरमन बॉडी एंड थॉमस गोल्ड। इनके हिसाब से यूनिवर्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। क्या मतलब है इस बात का? इन्होंने बोला, या इनके आधार पर निकला कि यूनिवर्स जो है हर जगह बिल्कुल आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्म का मतलब है कहीं रेयर है, कहीं डेंस है, कहीं आपका सघन है, कहीं आपका विरल है। दूसरा, नो मैटर इज
कंटिन्यू बीइंग क्रिएटेड टू कीप द मीन। जहाँ जहाँ विरल है वहाँ पर नया पदार्थ ऑटोमेटिक बनता रहता है और उसको एक मीन, उसका एवरेज बनाए रखता है, उसकी एवरेज डेंसिटी हमेशा बनी रहती है। मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व एज द यूनिवर्स एक्सपेंड। क्या मतलब है? मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व एज द यूनिवर्स एक्सपेंड। एक तो यूनिवर्स का एक्सपेंड लगातार हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंड लगातार हो रहा है। कैसे पता चला? वैसे इसको तो वैज्ञानिक आधार मिल चुका है, लेकिन मैं बता दूं, एक था एडविन पी हब्बल, नासा का एक साइंटिस्ट था। इसने दूरबीन द्वारा देखा तो उसे पता चला, इसने बताया, आधार दिया कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो ब्रह्मांड लगातार, उसकी डेंस रेयर तो है लेकिन उसका सब एवरेज लगातार बना रहता है। इसी को बोला गया स्टेडी स्टेट थ्योरी। लेकिन इसको दार्शनिक प्रभाव ज़्यादा है, साइंटिफिक आधार इतना है नहीं। अब आगे बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा मान्य है, इसको सबसे ज़्यादा आधार प्राप्त है वैज्ञानिक। तो बिग बैंग थ्योरी, इसके अनुसार शुरू में एक डेंस पॉइंट था, हमारे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड नहीं था, एक डेंस पॉइंट था। डेंस पॉइंट का मतलब है यहाँ के एक पॉइंट से, इसे ब्लैक होल भी कह लो आप लोग, आजकल ब्लैक होल भी कहते हैं, या एक डार्क मैटर कह लो, डार्क मैटर द्रव्य, इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, बस हुआ है, ये नहीं पता क्यों हुआ। तो विस्फोट हुआ 15 बिलियन ईयर अगो। विस्फोट होने के बाद बहुत सारी उससे एनर्जी निकली, बहुत सारे कण निकले, बहुत सारी गैसें निकली, जो धीरे धीरे पिंडों में परिवर्तित हो गई। पिंडों का मतलब सीधा कह लो उनसे तारों का आगमन हुआ। लेकिन इस विस्फोट के साथ साथ यहाँ देखते हैं मैटर का मतलब वही पदार्थ, कण, पिंड, वो एक तो आपका निकला, उसका ऑरिजिन हुआ। दूसरा सबसे बढ़िया लाइट आई, और हम जानते हैं जैसे ही लाइट आती है वैसे ही टाइम का आगमन होता है। आप इमेजिन करो, क्या बिना लाइट के टाइम कभी हो सकता है? अगर ये हमेशा रात ही रहती, दिन होता ही ना, तो टाइम का कोई आंकड़ा आप लोग लगा सकते थे? नहीं, क्योंकि टाइम जो है वो हमारा लाइट पर ही डिपेंड है। तो जैसे ही हमारा उसमें से लाइट आई, प्रकाश आया, अग्नि आई, तो उसी टाइम से टाइम स्टार्ट हो गया। दूसरा स्पेस का ऑरिजिन हुआ। स्पेस कहते हैं दो या दो से पिंडों के बीच की दूरी या दो वस्तुओं के बीच की दूरी, तो स्पेस। तो बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उससे बहुत सारे पिंड निकले, उससे बहुत सारा मैटर निकला, और टाइम स्पेस का पहली बार ब्रह्मांड में ओरिजिनेट हुआ। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो सबसे बेसिक पार्टिकल हैं, उनका आगमन हुआ। हम लोग पढ़ते हैं सूर्य में नाभिकीय संलयन चल रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम बदल रहा है। वो क्यों पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से। दूसरा, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म, अभी बताया। जैसे ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए तो केंद्र में जो तारा होता है उसके केंद्र में, उसके केंद्र की हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एक नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा हीलियम में बदलना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही हीलियम में बदलती है ये, वैसे ही उससे बहुत सारा मास बढ़ जाता है, मास। और मास क्या बढ़ने का मतलब ही क्या है? ग्रेविटी। कहने का मतलब अब साथ साथ क्या आ गई? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आता है मास की वजह से। नेक्स्ट, 12 बिलियन ईयर्स अगो, हमारी मंदाकिनी का जो टाइम पीरियड है, इसका फॉर्मुलेशन जब हुआ था, फॉर्मुलेशन, तो 12 बिलियन ईयर्स अगो। ये घटना 15 बिलियन, उसके जस्ट 3 बिलियन ईयर्स बाद। और जबकि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका टाइम पीरियड है लगभग 10.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब ये यहाँ पे थ्योरी हुई, यहाँ पे विस्फोट हुआ, बिग बैंग, उसके जस्ट 3 बिलियन ईयर्स बाद हमारी मंदाकिनी का निर्माण हुआ, इसका फॉर्मुलेशन हुआ, और फिर इसके बाद ही सोलर सिस्टम आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने दो आपको थ्योरी समझाई। इसके अलावा हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक अवधारणा पे चर्चा की। अब थोड़ा इसका समझते हैं। ये हमारी मंदाकिनी है, इसका नाम है गैलेक्सी। क्या नाम है? गैलेक्सी। क्या सर इस मंदाकिनी के आसपास और भी मंदाकिनी है? जी हाँ, ऐसे ही मैंने बताया 100 अरब मंदाकिनी और हैं। हमारे जो सबसे पास मंदाकिनी है वो 2.2 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष दूर एक मंदाकिनी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। ये हमारे सबसे नज़दीक मंदाकिनी है।
वैसे तो दूर बहुत सारी हैं, मैं सबसे नज़दीक की बात कर रहा हूँ। इन मंदाकिनियों की देयर आर 3 स्पायरल आर्म्स, इनकी 3 भुजाएँ हैं। तीनों भुजाएँ तीनों भुजाएँ एक्चुअल में घूर्णनशील हैं और ये घूम रही हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त बोले तो पश्चिम से पूरब, रोटेशन इनका लगातार होता रहता है। इन्हीं में बहुत सारे, इनका रोटेशन हो ही रहा है, इन्हीं में बहुत सारे तारों का निर्माण होता है। तारों का क्या है, कभी इनका जन्म होता है, कभी ये जवान होते हैं तो कभी ये ओल्ड होते हैं। जब जन्म होता है तो एम्ब्रॉय स्टार यहाँ से और एक पूरा अपना चक्कर करते हुए पूरा वापस से ब्लैक होल में चला जाता है। तो कहीं ये न एम्ब्रॉय भी होते होंगे, तो कहीं ये यंग भी होते होंगे, तो कहीं ये ओल्ड भी होते होंगे। वैसे भी सूर्य हमारा क्या है, सूर्य को बोलते हैं, सूर्य एक कैसा तारा है, बूढ़ा तारा है या एम्ब्रॉय है? नहीं, सूर्य एक यंग है, अभी इतना वो नहीं है। तो इस टाइप से ये तारों का, एक्चुअल में तारे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तारे की तो पोजीशन चेंज हो रही है, घूम तो एक्चुअल में पूरी मंदाकिनी रही है, कुछ ऐसे इनकी पोजीशन चेंज होती आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, इसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। इसका क्या होता है, बहुत सारी गैस हैं जिनमें अपनी ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक्चुअल वो धीरे धीरे पदार्थ में इकट्ठी हो जाती हैं, एक स्टार के रूप में आ जाती हैं, पिंड के रूप में। फिर वही पिंड इन पे लगातार पोजीशन पर आगे बढ़ता है, तो उन्हीं पिंड से एम्ब्रॉय स्टार, तो कहीं पर रेड जायंट, जब उसकी हीलियम, इसका हाइड्रोजन केंद्र में सारा समाप्त हो जाता है, उसमें चमक आ जाती है हीलियम की वजह से, तो उसे रेड जायंट, फिर आगे बढ़ते हुए सन, फिर मिल्की, फिर ये यहाँ पर क्वेसर। तो इस प्रकार से इसका पूरी लीला पूरी एक जीवन चक्र है, वो समाप्त हो जाता है। अब तारे के जीवन चक्र पर बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। मैंने आपको ये 2 थ्योरी समझा दी यहाँ तक। अब इससे जस्ट आगे की जो स्टार की लाइफ है उसको मैं अगले वीडियो में थ्योरी के साथ बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।